नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम मतलब कि एनपीएस पर लेटेस्ट जो अपडेट है उसके अनुसार मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे 20 क्वेश्चन। और आज की सीरीज का नाम दिया गया है राजऋषि श्रृंखला द्वितीय। इससे पहले हम एनपीएस पर एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। और एनपीएस है आपके सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन एनवीएस, केवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो शुरू करते हैं राजऋषि श्रृंखला द्वितीय और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 21. Who will prepare annual account statements for each employee at the end of each financial year? प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारी के वार्षिक खाता विवरण को कौन तैयार करेगा? मतलब कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पर एनुअल अकाउंट है वो कौन तैयार करेगा, जो कि एम्प्लॉय के एनुअल अकाउंट को प्रिपेयर करेगा। विकल्प में से वो अधिकारी कौन होगा? विकल्प देख लेते हैं। प्रिंसिपल एओ, बी पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, सी सीपीएओ और डी है डीडीओ। कौन हो जाएंगे इनमें से? सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। सीपीएओ है वो एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट तैयार करेगा प्रत्येक कर्मचारी का जब भी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22. Indicate the meaning of the last 5 digits in the unique 16 permanent pension account number PPAN। आजकल इसको प्रान भी बोल दिया गया है। प्रान का मतलब है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी कह दिया गया है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यूनिक 16 अंकों वाली स्थायी पेंशन संख्या पीपीएएन में अंतिम 5 अंकों का अर्थ बताएं। क्या मतलब होता है? 16 नंबर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्राण है या पीपीएएन है उसमें 16 अंक होंगे। जो अंतिम 5 अंक है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैलेंडर ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, बी पीएओ कोड, सी रनिंग सीरियल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट, डी सिविल मिनिस्ट्री कोड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी रनिंग सीरियल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कि जो पीपीएएन है या प्रान नंबर है वो 16 डिजिट का होगा और इसमें 5 डिजिट्स हैं वो रनिंग सीरियल नंबर होगा, मतलब कि सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लीजिए। 23. State whether a government servant who joined duty after 1/1/2004 is eligible for encashment of leave salary after retirement under NPS। एक सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद ड्यूटी ज्वाइन करता है, क्या वह एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद छुट्टी वेतन के नकदीकरण के लिए पात्र है या नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन लीव being a part of pensionary benefits will be credited to the pension account, b not eligible for encashment। नेक्स्ट ऑप्शन है द बेनिफिट ऑफ एनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी इज एडमिजिबल इन टर्म्स ऑफ सीसीएस लीव रूल्स। और लास्ट ऑप्शन है मैक्सिमम 1 मंथ सैलरी इज एलिजिबल एज एनकेसमेंट। तो अगर एनपीएस में आ गए हैं 1/1/2004 के बाद में ज्वाइन किया है तो उसको एनपीएस मिलेगा। तो एनपीएस वाले कर्मचारी को लीव एनकेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सही उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा। द बेनिफिट ऑफ एनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी इज एडमिजिबल इन टर्म्स ऑफ सीसीएस लीव रूल्स। सीसीएस लीव रूल्स के अनुसार ये बताया गया है कि उसको एनपीएस में होने के बावजूद भी उसको लीव एनकेसमेंट है वो मिलेगा। और साथियों बता दीजिए टोटल एनकेसमेंट कितनी लीव का करवा सकते हैं, कितनी ईएल और एचपीएल को मिला करके करवा सकते हैं, ये संख्या आप कमेंट में कर दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है द बेनिफिट ऑफ एनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी इज एडमिजिबल इन टर्म्स ऑफ सीसीएस लीव रूल्स। मतलब कि एनपीएस में होने के बावजूद भी उसको लीव एनकेसमेंट है वो मिलेगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लीजिए। 24. इज नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए विच इज पेबल टू मेडिकल ऑफिसर्स टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट कंट्रीब्यूशंस टू एनपीएस। अभ्यास भत्ता एनपीए जो चिकित्सा अधिकारियों को देय है को एनपीएस खाते में योगदान की गणना करने के उद्देश्य से क्या प्रलब्धियों में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता? उसको इमलमेंट में माना जाएगा नहीं माना जाएगा? एनपीए को अगर कंट्रीब्यूशन निर्धारित करना है कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये भी आपको पता है कि एनपीएस में 10% कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर का होता है।
तो ये 10% में परिलब्धियां हैं वो एनपीए इंक्लूड होता है या नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, एनपीए इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन। 50% of NPA is to be taken into account for calculation of NPS contribution. 25% of NPA is to be taken into account for calculation of NPS contribution. D, NPA not to be taken into account for calculation of NPS contribution। क्या सही उत्तर हो जाएगा? एनपीए शामिल होगा परिलब्धियों में, इमलमेंट्स में शामिल होगा या नहीं होगा? देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए, एनपीए इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन, मतलब एनपीए को परिलब्धियां या एमलमेंट्स है वो माना जाता है, और टोटल परिलब्धियां है उसके 10% है वो सब्सक्राइबर है कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस के रूप में। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लीजिए 25। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज ऑलरेडी इन सर्विस प्रायर टू 1/1/2004 is appointed subsequently in a different post under government of India governed by the NPS and joins on technical resignation, state whether he will be covered under CCS pension rules or new pension scheme। बहुत अच्छी कंडीशन दी गई है, देख लेते हैं हिंदी अर्थ। एक सरकारी कर्मचारी जो 1/1/2004 मतलब कि 1 जनवरी 2004 से पहले ही सेवा में था, बाद में भारत सरकार के तहत एक अलग पद पर नियुक्त किया गया है, वह नई पेंशन योजना वाली सेवा में तकनीकी इस्तीफे के बाद शामिल होता है, वह सीसीएस पेंशन नियम या नई पेंशन योजना का हकदार होगा। कौन सी मिलेगी उसको? सीसीएस पेंशन में ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी या न्यू पेंशन स्कीम मिलेगी? क्योंकि वो पहले एनपीएस में नहीं था, वो 1/1/2004 से पहले ज्वाइन किया हुआ था, तो वहां पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत उसको पेंशन के लिए वो एलिजिबल था, परंतु उसने टेक्निकल रेजिग्नेशन दे करके वो नई जॉब में आ गया। तो क्या अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम में रहेगा या एनपीएस में आ जाएगा? कंडीशन देख लेते हैं। विल बी कवर्ड बाय सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। Past service will not count for pension under CCS pension rules 1972। Past service will be covered under new pension scheme। और डी है रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल बी पेड फॉर पास्ट सर्विस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, विल बी कवर्ड बाय सीसीएस पेंशन रूल्स 1972। यहाँ पर कंडीशन बताई गई है, कई बार एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया है कि पहले से ही वो जॉब में था, वो मतलब कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था, और अभी उसने टेक्निकल रेजिग्नेशन दे करके नई जॉब प्राप्त कर ली है। तो अगर वो टेक्निकल रेजिग्नेशन प्रॉपर चैनल से नहीं गया होता, नौकरी में नई नौकरी में नहीं गया होता, तो उसको पेंशन मिलती। तो निश्चित रूप से अभी भी वो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत वो कवर्ड रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 26। व्हाट इज द मेथड फॉलोड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन एनपीएस अकुमुलेशंस? एनपीएस संचय पर ब्याज गणना के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है? ये विधि हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। बी, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। सी है सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड। डी है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एनपीएस में जो अकुमुलेशन है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? मंथली बेसिस पर होगा, और उस पर इंटरेस्ट है वो कौन सा होगा? सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। From which date is the revised rate of monthly contribution at the rate of 14% by central government given effect? किस स्थिति से केंद्र सरकार द्वारा मासिक अंशदान की संशोधित 14% की दर लागू हुई है? मतलब कि पहले कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा 10% होता था, साथ में ही एम्प्लॉई है वो 10% कंट्रीब्यूशन करता था, परंतु कौन सी तिथि है जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो 10% की बजाय 14% हो गया है? वो तिथि हमें पता लगानी है। देख लेते हैं। ऑप्शन 1/1/2019, 10/12/2018, 1/4/2019, 31 जनवरी 2019। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 1 अप्रैल 2019, मतलब कि 1 अप्रैल 2019 से ये रूल है वो लागू कर दिया गया है कि गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो 14% होगा, मतलब कि एम्प्लॉय का तो 10% ही होगा,
और वो टोटल एनरोलमेंट का 10% कंट्रीब्यूशन करेगा, परंतु गवर्नमेंट है वो 14% करना शुरू कर दिया 1 अप्रैल 2019 से। सही उत्तर हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन जब भी आए तो अलार्म आपका बज जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, how will the pay of the chairman be regulated if he is appointed from a PSU to interim pension fund regulatory and development authority PFRDA? अध्यक्ष का वेतन कैसे विनियमित किया जाएगा यदि वह पीएसयू से अंतरिम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो विकल्प देख लेते हैं। एज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बी है लास्ट पे ड्रॉन इन द पीएसयू, और सी लास्ट पे ड्रॉन आफ्टर डिडक्टिंग पेंशन, डी पे एडमिजिबल टू ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर विल बी बी, लास्ट पे ड्रॉन इन द पीएसयू। मतलब कि चेयरमैन का जो पे है या वेतन है वो निर्धारित किया गया है, जो कि आ गया है पीएफआरडीए के रूप में कार्य कर रहा है। तो पीएसयू से ये पीएफआरडीए का चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहा है, तो जो लास्ट पे पीएसयू में मिल रहा था उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देख लेते हैं अगला सवाल 29, how will the pay of a person be fixed if he is appointed from a private sector as chairman for PFRDA? किसी व्यक्ति की पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में एक निजी क्षेत्र से नियुक्ति होने पर उसका वेतन कैसे तय होगा? मतलब कि व्यक्ति है वो पीएफआरडीए के अध्यक्ष के रूप में आया है निजी क्षेत्र से, तो उसका वेतन कैसे निर्धारित होगा? देख लेते हैं ऑप्शन। एज डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट, लास्ट पे ड्रॉन इन द प्राइवेट सेक्टर, और सी है ₹1,00,000, डी 25% इंक्रीज द लास्ट पे ड्रॉन इन द प्राइवेट सेक्टर। करेक्ट आंसर विल बी ए, एज डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट। अगर कोई निजी क्षेत्र से कर्मचारी आकर के और उसको अध्यक्ष बना दिया गया है, पीएफआरडीए का चेयरमैन बना दिया है, तो उसकी जो सैलरी होगी, उसका वेतन है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। गवर्नमेंट जितना देना चाहती है वो निर्धारित कर सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ए। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट वेदर द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अदर अलाउंसेस ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन पीएफआरडीए। पीएफआरडीए में अध्यक्ष और सदस्यों को उनके कार्यकाल के दौरान निम्न में से कौन से अन्य भत्ते प्राप्त करने के वो हकदार होंगे? देख लेते हैं ऑप्शन। एंटाइटल टू बेसिक पे ओनली, बी एंटाइटल टू डीए, सीसीए, एलटीसी, TA and DA at the rate admissible to officers of equivalent pay in the government. C entitled to DA only. D not entitled to any allowances. तो उनको अन्य भत्ते कौन कौन से मिलेंगे अगर वो कर्मचारी हैं, वो चेयरपर्सन के रूप में या पीएफआरडीए के कोई मेंबर बनाए गए हैं, तो कौन कौन से दूसरे भत्ते मिलेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एंटाइटल टू डीए उसको मिलेगा, सीसीए मिलेगा, एलटीसीबी मिलेगी, टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस है, वो सब चीजें मिलेंगी। तो सब चीजें जो दूसरे कर्मचारियों के लिए एलिजिबल होते हैं, वो जो दूसरे कर्मचारियों को मिलती है, उनके इक्विवेलेंट मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अगर आप नवोदय सिस्टम पर वीडियो देखना चाहते हैं, नवोदय सिस्टम को तैयार करना चाहते हैं, तो नवोदय विद्यालय पर कंप्लीट कंटेंट है वो धौलागढ़ माता सीरीज पर अवेलेबल है। अगर आप नवोदय सिस्टम को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो धौलागढ़ माता सीरीज की मेंबरशिप ले लीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल। The chairman and any member of PFRDA may visit abroad officially without any government approval if the visit is for less than। पीएफआरडीए के अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य आधिकारिक तौर पर बिना किसी सरकारी मंजूरी के विदेश जा सकते हैं यदि यात्रा डैश के लिए हो। मतलब कि अध्यक्ष या दूसरे मेंबर हैं वो विदेश जा सकते हैं और वहां पर कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, परंतु ये यात्रा है वो कितने दिन तक की होनी चाहिए, मैक्सिमम है वो कितने दिन की होनी चाहिए, उससे ज्यादा पर आपको परमिशन लेनी होगी। देख लेते हैं विकल्प। 30 डेज, 20 डेज, 12 डेज, 15 डेज। करेक्ट आंसर विल बी डी 15 डेज। अगर पीएफआरडीए का चेयरमैन या दूसरे मेंबर हैं विदेश जाते हैं, ऑफिशियल टूर पर जाते हैं और गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते हैं, तो 15 दिन से
कम अगर वो यात्रा करते हैं, 15 दिन तक की विदेश यात्रा करते हैं, आधिकारिक यात्रा करते हैं, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, परंतु उससे अधिक अगर यात्रा पर जाते हैं तो परमिशन लेनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी डेज ऑफ ईएल पर ईयर ऑफ सर्विस इज ए चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ पीएफआरडीए एंटाइटल टू? पीएफआरडीए के अध्यक्ष या सदस्य प्रतिवर्ष कितने दिनों की ईएल के हकदार होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। 30 डेज, 20 डेज, 60 डेज, नॉट एलिजिबल। उनको ईएल मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर वो चेयरमैन के रूप में या मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ईएल का हकदार होगा या नहीं होगा, और हकदार होगा तो कितने दिनों की मिलेगी? सही उत्तर हो जाएगा ए 30 डेज, मतलब कि 30 दिनों की ईएल उनको मिलेगी। 30 ईएल एक साल में मिलेंगी। और आपको मालूम है कि 30 दिन की ईएल एंटाइटलमेंट है वो दूसरे कर्मचारियों के बराबर है, मतलब कि नॉन वेकेशनल कर्मचारी हैं उनके बराबर 30 दिन की ईएल है प्रतिवर्ष उनको मिलेगी, चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे पीएफआरडीए के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। What is the entitlement of EL encashment to a chairman and members of PFRDA at any time? PFRDA के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए किसी भी समय ईएल नकदीकरण का क्या अधिकार है, मतलब कि वो मैक्सिमम कितनी ईएल एनकैश करवा सकते हैं? देख लेते हैं ऑप्शन। 25% ऑफ ईएल एट क्रेडिट, 50% ऑफ ईएल एट क्रेडिट, 75% ऑफ ईएल एट क्रेडिट, डी है 100% ऑफ ईएल एट क्रेडिट। करेक्ट आंसर विल बी बी, 50% ऑफ ईएल एट क्रेडिट। मतलब कि चेयरमैन है या मेंबर है वो बीच में छोड़ करके जाना चाहते हैं तो 50% ईएल एनकेसमेंट दूसरे कर्मचारियों के बराबर उसको मिलेगा। यानी कि सीसीएस लीव रूल्स 1972 में दूसरे कर्मचारियों के लिए भी यही प्रोविजन है कि कोई कर्मचारी बीच में रिजाइन करके चले जाता है तो जितना उसके क्रेडिट था उसका 50% मिलेगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन दी गई है कि वो एनी टाइम रिटायरमेंट से पहले वो जा रहा है तो जितना उसके क्रेडिट है उसका 50% मिल जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 34। ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर लीव एनकैशमेंट। निम्नलिखित में से उन व्यक्तियों की पहचान करें जो छुट्टी नकदीकरण के लिए पात्र नहीं है। Chairman and members appointed from PSU, chairman and members appointed from private sector, C chairman and members appointed from government, और D all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर है वहां से अपॉइंट किए गए हैं तो उनको कोई ईएल एनकेसमेंट है वो नहीं मिलेगा, बाकी सभी को मिलेगा क्योंकि ये पीएसयू में रहते तो वहां पर भी एनकेसमेंट के लिए एलिजिबल होते। साथ में गवर्नमेंट में है तो वहां पर भी प्रोविजन है, परंतु प्राइवेट सेक्टर से आए हैं इसलिए उनको ईएल एनकेसमेंट है वो नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल 35। हाउ इज टीएडीए रेगुलेटेड फॉर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पीएफआरडीए? पीएफआरडीए के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए टीएडीए को कैसे विनियमित किया जाता है? ऑप्शन है एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्रॉइंग सेम बेसिक पे, ए लमसम अमाउंट टू बी पेड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिम्बर्स, और डी है नो टीएडीए इज अलाउड। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, एज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्रॉइंग सेम बेसिक पे, मतलब कि जितना सेम बेसिक पे के लिए दूसरे गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए एलिजिबिलिटी होती है वही चेयरमैन के लिए, साथ में मेंबर्स के लिए भी वही रूल रखे गए हैं। टीएडीए उनको उन्हीं के अनुसार मिलेगा जो दूसरे लोगों को मिलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। नया क्वेश्चन 36। टू व्हाट एक्सटेंट इज मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल टू द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पीएफआरडीए? पीएफआरडीए के अध्यक्ष और सदस्यों को किस सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं? रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर, ए लमसम अमाउंट इक्वल टू बेसिक पे, नॉट एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल प्रीमियम पेड टू परचेज मेडिकल इंश्योरेंस कवर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल प्रीमियम पेड टू परचेज मेडिकल इंश्योरेंस कवर। ये सुविधाएं मिलेंगी उसने मेडिकल इंश्योरेंस कवर लिया है तो जितना एक्चुअल प्रीमियम वो पेड कर रहा है उसके अनुसार उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। What is the mandatory share of an individual government servant required to be invested from pension wealth to purchase an annuity during exit at or after 60 years?
बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई गई है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एक व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी को बाहर निकलने के दौरान, मतलब कि नौकरी छोड़ने के दौरान वो एनपीएस से बाहर निकल रहा है, या 60 साल की बाद में उसको रिटायरमेंट हो गया है, तो वो जरूर निकलेगा। वार्षिकी खरीदने के लिए पेंशन धन से अनिवार्य निवेश करने का हिस्सा क्या होगा? यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पर 60 साल की उम्र होने के बाद में वो एनपीएस का सब्सक्राइबर नहीं रहेगा, वो एग्जिट कर जाएगा। तो एग्जिट करते समय कितना रिटेन किया जाएगा, उसको अनिवार्य रूप से निवेश करना होगा, जिससे कि उसकी बाकी लाइफ के लिए पेंशन मिलती रहे। तो कितना परसेंट होना चाहिए, ये क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। 50% ऑफ पेंशन फंड, 40% ऑफ पेंशन फंड, 30% ऑफ पेंशन फंड, 25% ऑफ पेंशन फंड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 40% ऑफ पेंशन फंड। बहुत सीधा सा रूल है कि 40% है वो रिटेन कर लिया जाएगा, और 40% है वो किस रूप में मिलेगा, पेंशन के रूप में उसको मिलेगा, तो पेंशन के रूप में उसको मिलते रहेगा। और 60% है वो रिटायरमेंट के टाइम पर उसको लमसम मिल जाएगा। 60% तो 60 साल की उम्र होने पर उसको मिल जाएगा। 40% है वो अनिवार्य रूप से उसको निवेश करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, जिससे कि पेंशन मिलती रहे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 38। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लमसम पेमेंट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द पेंशन वेल्थ एट द टाइम ऑफ एग्जिट एट और आफ्टर 60 ईयर्स? सरकारी कर्मचारी को 60 साल के बाद या बाहर निकलने के समय किए गए पेंशन धन से एक मुश्त भुगतान का प्रतिशत कितना है? तो पहले वाले क्वेश्चन में ये बात चर्चा कर चुके हैं। निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। 80%, 50%, 60%, फुल दैट इज 100%। तो क्या होगा यहाँ पर? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि 40% तो उसको इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा पेंशन फंड के रूप में, जिससे कि पेंशन मिले। तो निवेश राशि है वो जो भी टोटल अकोमुलेशन हुआ था उसका 40% है वो गवर्नमेंट रिटेन कर लेगी, और 60% है वो लमसम उसको मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका सही उत्तर आपको मालूम है। सही उत्तर हो जाएगा सी, 60%। देख लेते हैं अगला सवाल 39। Will contribution be made by the government under एनपीएस to a subscriber during suspension? बहुत अच्छी कंडीशन दी गई है। निलंबन के दौरान एनपीएस के तहत सरकार द्वारा अभिदाता को कितने प्रतिशत अंशदान किया जाएगा? यहाँ पर एनपीएस आना चाहिए। ये एनपीएस के तहत कितनी वो अभिदाता के खाते में एनपीएस है, उसमें गवर्नमेंट शेयर करेगी, जबकि वो सस्पेंशन में है। तो क्या शेयर करेगी या नहीं करेगी, कितना करेगी? देख लेते हैं विकल्प। 10%, यस। सी, ओनली व्हेन सब्सक्राइबर ऑप्ट्स टू पे हिज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। डी, नो कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ओनली व्हेन सब्सक्राइबर ऑप्ट्स टू पे हिज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। मतलब कि ये सब्सक्राइबर की चॉइस पर है। अगर उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, जो सस्पेंशन के टाइम पर सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, उसमें से वो चॉइस भरता है कि वो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है। जब एम्प्लॉय एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसको कंट्रीब्यूट करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और यहाँ पर कंडीशन है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। और दोस्तों, राजऋषि श्रृंखला द्वितीय का अंतिम क्वेश्चन है 40। व्हाट विल बी द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय ड्यूरिंग हाफ पे लीव अंडर एनपीएस? एनपीएस के तहत अर्ध वेतन अवकाश के दौरान कर्मचारी से वसूल किए गए अंशदान की दर क्या होगी? देख लेते हैं विकल्प। रेस्ट्रिक्टेड टू दैट प्रोपोर्शनेट टू लीव सैलरी, नो कंट्रीब्यूशन टू बी रिकवर्ड, फुल कंट्रीब्यूशन टू बी रिकवर्ड, और डी है 25% ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बी रिकवर्ड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू दैट प्रोपोर्शनेट टू लीव सैलरी। मतलब कि जितनी लीव सैलरी उसको मिल रही है उसके अनुसार उसका कंट्रीब्यूशन होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने राजऋषि श्रृंखला द्वितीय के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, और ये क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग हैं वो न्यू पेंशन स्कीम में आ गए हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में आ गए। गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम है वो बंद कर दी। तो एनपीएस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और मैं लेकर के आ रहा हूँ बिल्कुल अपडेटेड मैनर में। लेटेस्ट 7 सीपीसी के अनुसार एनपीएस पर बेस्ड क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आपकी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार होंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस,
UDC in NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप एस्पिरेंट है एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए, तो नवोदय विद्यालय ने एनवीएस के जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो रही है उसके लिए नवोदय सिस्टम रखा है। तो नवोदय सिस्टम पर बेस्ड एक कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, धौलागढ़ माता श्रृंखला। धौलागढ़ माता श्रृंखला में क्या क्या चीजें डिस्कस की जा रही है, एनवीएस स्कीम है जहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवी, साथ में ही हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी, ट्रांसफर पॉलिसी। मतलब कि धौलागढ़ माता श्रृंखला में नवोदय सिस्टम को कंप्लीटली कवर किया गया है। और अगर आप एनवीएस सिस्टम पर क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में, नवोदय रूल्स को, नवोदय सिस्टम को जानना चाहते हैं, तो धौलागढ़ माता श्रृंखला के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो अपने यारों मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।